चलो देखो स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज जो जीव विज्ञान है वो क्या है, जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। देखो जीव विज्ञान की बात करते हैं, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी विज्ञान की भाषा का जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान कहलाती है, हम सभी लोग जानते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बात ये आती है कि जो जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव देखा जाए पूरी दुनिया में 2 ही प्रकार के होते हैं। मैं आपसे बोलूँ कि जीव जो है जीवन किस में पाया जाता है, तो केवल 2 ही में पाया जाता है। कौन से 2 होते हैं? तो पहला तो जो होता है वो होते हैं पादप, जिन्हें हम वनस्पति कहते हैं, और दूसरे होते हैं जंतु, जिसमें हम लोग आते हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति होते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। जो पादप होते हैं, पादप को हम लोग वनस्पति के नाम से जानते हैं। ठीक है, जबकि जंतु को हम लोग जूलॉजी के नाम से जानते हैं, जूलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी कि जो वनस्पति होता है इसे वनस्पति विज्ञान कह सकते हैं हम लोग, इसे हम जंतु विज्ञान कह सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। एक पादप विज्ञान होती है जिसे वनस्पति विज्ञान कह सकते हैं, दूसरी होती है जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान जिसे हम जूलॉजी कहते हैं। जो वनस्पति होती है उसे हम अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हम बॉटनी कहते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जो भी होता है आप कोई भी क्वेश्चन होता है पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वो अलग चल रहा है उसका सिस्टम, आपको ये तनाव नहीं लेना है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं बेझिझक। देखो बात यहाँ पर ये आती है कि जो बायोलॉजी होता है, ठीक है, यहाँ पर बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो हम सभी लोग जानते किसे कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु को। यानी कि बायोलॉजी का जो पिता है वो कौन है? अरस्तु होता है। कौन होता है? अरस्तु होता है। जबकि अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि जो ये शब्द दिया हुआ है बायोलॉजी शब्द है ना, बायोलॉजी शब्द का जनक कौन है? बायोलॉजी शब्द का जनक कौन है? तो बायोलॉजी जो शब्द है इसका जनक कौन है? तो लेमार्क है। कौन है? लेमार्क व ट्रेवरेनिस। कौन है? 2 व्यक्ति हैं, लेमार्क व ट्रेवरेनिस। लेमार्क व ट्रेवरेनिस आपको साथ ही साथ नोट करना है। ठीक है ना, आप लोगों को अपना निकाल लेना नोटबुक, उसमें साथ ही साथ नोट करना है। देखो जीव विज्ञान शब्द का जनक कौन है? लेमार्क है और ट्रेवरेनिस है। इन लोगों ने यह शब्द कब दिया था? तो 1802 में दिया था। कब दिया था? 1802 में। जबकि बायोलॉजी का पिता कौन है? तो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। मैं आपसे ये बोलूँ कि जीवों पर सर्वाधिक अध्ययन या जीव विज्ञान जो कि विज्ञान की एक शाखा है, उस पर सर्वाधिक अध्ययन किसने किया या सर्वाधिक रोल किसका रहा है? अरस्तु का रहा है। इसलिए अरस्तु को हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। अब यहीं पर आती है कि हमने इसको 2 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। तो 2 भागों में देखिए, एक तो पादप हो जाता है जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो वनस्पति पर सर्वाधिक अध्ययन किसने किया है? तो थियोफ्रेस्टस ने किया है। किसने किया है? थियोफ्रेस्टस ने। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वनस्पति विज्ञान होती है, इस वनस्पति विज्ञान का पिता कौन होता है? फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी कौन होता है? थियोफ्रेस्टस होता है। कौन होता है? थियोफ्रेस्टस कहलाता है। ठीक है, कौन कहलाता है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, जबकि हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी का पिता कौन है? मतलब देखो यहाँ पर तो वनस्पति हो गया, यानी पौधों पर सर्वाधिक अध्ययन किसने किया? थियोफ्रेस्टस ने। इसलिए थियोफ्रेस्टस क्या कह देते हैं? बॉटनी का पिता कह देते हैं। जबकि हम जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी का पिता किसे कहेंगे? तो जूलॉजी का पिता किसे कहेंगे? यानी जंतुओं पर सर्वाधिक अध्ययन किस व्यक्ति ने किया है? अरस्तु ने किया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जूलॉजी का पिता भी कौन होगा? अरस्तु ही होगा। कौन होगा? अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जूलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु है। और बॉटनी का पिता कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब बात यहाँ आती है कि जो ये थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक लिखी हुई है। थियोफ्रेस्टस की पुस्तक होती है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो हिस्टोरिया प्लांटोरियम। क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटोरियम। हिस्टोरिया प्लांटोरियम। हिस्टोरिया प्लांटोरियम। ठीक है, आपको साथ ही साथ नोट करना है। जैसे एक बार रिकॉल करेंगे, एक बार साथ साथ नोट करते चले जाओ। जैसे एक बार पूरा डायग्राम बन जाएगा ना, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसको रिकॉल करेंगे दोबारा से, तो आपको समझ आ देंगे। लेकिन अभी क्या, साथ साथ नोट करते चले जाइए। ठीक है, बेटर रहेगा। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको याद नहीं होगा। आप यहाँ बैठे हो, आपकी सांसें चल रही हैं, मतलब आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बाकी आप मेरे पर छोड़ देना है। देखो हिस्टोरिया प्लांटोरियम। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? जूलॉजी की। जूलॉजी का पिता हमने अरस्तु को माना है ना, जूलॉजी का पिता अरस्तु को माना है। तो जूलॉजी का पिता अरस्तु है, तो अरस्तु ने भी एक पुस्तक लिखी थी इसके ऊपर, और अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमल। क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमल।
हिस्टोरिया एनिमल जो पुस्तक है वो किसकी है, तो आपको ध्यान रखना है वो पुस्तक किसकी है, अरस्तु की है। किसकी है, अरस्तु की है। क्योंकि देखो हम लोग बायोलॉजी को अध्ययन करेंगे तो बायोलॉजी के अंतर्गत हमें जानना है, इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है सेल। पहला टॉपिक क्या आता है, सेल आता है। यानी कि दोनों को अगर आधार मानेंगे तो दोनों का जो मतलब यानी बॉटनी का और जूलॉजी का दोनों का जो कॉमन जो एक टॉपिक है जिसका नाम है सेल, तो हम पढ़ेंगे कोशिका या सेल के बारे में। ठीक है, तो पहले आप इसको इसके बारे में पहले मतलब इसको राइट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले नोट, पहले भी मतलब क्लास चलाई है ना इसकी, तो पहले नोट हो गया होगा। जो नए स्टूडेंट हैं वो नोट कीजिए। यहां से आगे नहीं पढ़ाया था उस दिन, है ना, यहां से आगे बढ़ाना है, तो यहां से आगे बढ़ाते चले जाएंगे, देखते हैं आगे। एक बार पुनः रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, आप नोट करिए जल्दी से, रिकॉल करके समझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट सभी का? साथ साथ रिकॉल करना है। ठीक है, जैसे जहां पर बोला करें उसके बाद तुरंत रिकॉल करना है आपको। ठीक है, जैसे बोला करें ना तुरंत उधर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ हमें याद हो रहा है, मतलब थोड़ा सा पागल बनना पड़ेगा क्लास में बैठने के बाद में। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के लिए। अभी देखते हैं 1-2 दिन में सेटअप सही अच्छे से हो जाएगा, जैसे वाईफाई वगैरह लग जाएगा तो फिर इतना समस्या नहीं आएगी। और यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे स्टेप कर देंगे ना, उसके बाद लाइव चलता रहा करेगा, अपने आप ही उसे सेव कर लिया करेंगे, बेटर रहेगा। यहाँ से क्लास ली, वहाँ पर घर पर जाकर देखा करना, और ज़्यादा भला होगा। ठीक है, देखते हैं। हो गया सभी का? अब आगे बात करें। देखो अब तो एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ सब चीज़ को। देखो सबसे पहले हमने बात की है कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। बायोलॉजी जो शब्द है उसका जनक कौन है, तो लेमार्क और ट्रेवरेनिस है। कौन है, लेमार्क और ट्रेवरेनिस। लेमार्क और ट्रेवरेनिस ने बायोलॉजी शब्द कब दिया है, तो 1802 में दिया है। कब दिया है, 1802 में। बायोलॉजी का पिता कौन है, तो अरस्तु है। देखो बायोलॉजी शब्द का पिता और बायोलॉजी विषय का पिता, तो बायोलॉजी विषय या सब्जेक्ट है उसका पिता कौन है, अरस्तु है। और बायोलॉजी शब्द का पिता कौन है, तो आपको ध्यान रखना लेमार्क और ट्रेवरेनिस है। ठीक है, बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 2 शाखाएं। एक होता है पादप विज्ञान जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान को हम जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, हम इसको समझ सकते हैं इस आधार पर। तो जो बॉटनी होता है, बॉटनी का पिता कौन है, मैंने आपसे बोलूंगा पादपों पर सर्वाधिक अध्ययन किस व्यक्ति ने किया है, तो उसका नाम है थियोफ्रेस्टस है। कौन है, थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस ने मतलब 500 प्रकार के पौधों पर मतलब अध्ययन किया हुआ है, इसलिए यानी सर्वाधिक अध्ययन किया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बॉटनी का पिता कहते हैं। जबकि जंतुओं पर सर्वाधिक अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, अरस्तु है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जो बॉटनी होती है और जो जूलॉजी होती है, इन दोनों का एक कॉमन टॉपिक होता है सेल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है वो सेल है, तो हम पढ़ते हैं इसमें सेल के बारे में। डालिए हेडिंग ऑफ सेल। ठीक है, सेल अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसे कोशिका, सेल या कोशिका। ठीक है, सेल या कोशिका। कोशिका क्या है, कोशिका क्या है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर है, जो हमें दिख रहा है, वो जो शरीर है उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है, कोशिका है। तुम देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, कोशिका अंग नहीं है हमारे शरीर का, यह हमारे शरीर की इकाई है। इकाई का मतलब अलग होता है, अंग का मतलब अलग होता है। ठीक है, अंग में क्या होता है, वो अकेला होता है। इकाई में बहुत सारे उसमें और भी चीजें होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इकाई है। क्या है, इकाई है। तो जो सेल है वो क्या है, हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। या दुनिया में कोई भी जीव है या कोई भी मतलब निर्जीव है, वो जो बना हुआ होता है वो कहीं ना कहीं देखा जाए किसका बना हुआ होता है, कोशिका का बना हुआ होता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, खास करके जीवों के लिए हम बात करते हैं इसमें कि जीवों का जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वो क्या होती है, तो कोशिका होती है। मैं यहां लिख सकता हूं जीवों की सूक्ष्मतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई को हम कोशिका कहते हैं।
जीवों की सूक्ष्म इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, आपको राइट डाउन करना है साथ ही साथ। अब देखो यहाँ पर बात ये आती है कि जो देखो इसमें हमने हिंदी में क्या दिया, मतलब अंग्रेजी में इसको बोला है सेल, ठीक है, और हिंदी में बोल रहे हैं हम इसे कोशिका। लेकिन तुम पढ़ क्या रहे हो? पढ़ रहे हो बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हो? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के टर्म में जो कोशिका होती है उसे हम साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं, ध्यान रखना है। क्या कहते हैं? साइटो नाम देते हैं। मतलब हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी विषय को, तो प्रत्येक विषय की अपनी खुद की शब्दावलियां होती हैं। तो हमें क्या है, अगर उस विषय को समझना है तो उस विषय की जो शब्दावलियां होती हैं अगर उसमें हम अध्ययन करते हैं तो बेटर क्या समझ पाते हैं हम लोग। तो हम इसमें समझते हैं कि जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी को, है ना, बायोलॉजी में इस सेल को क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं, ध्यान रखना है, साइटो, राइट। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, यानी कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है, देखो साइटो नाम आया ना, सेलोलॉजी तो कह नहीं सकते क्योंकि सेलोलॉजी तो इंग्लिश का वर्ड है, जबकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी हम क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो साइटो होता है वो क्या होता है? साइटो में क्या करते हैं हम? साइटोलॉजी का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? साइटोलॉजी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कोशिका होती है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। बैठ जाइए, अब निकलने दोगे? पीछे तक बैठ जाइए। लेट क्यों आई हो? लेट नहीं आया करो, ठीक है, ध्यान रखो विशेष रूप से। ये हिल नहीं जाए चेयर। करेक्ट 8 बजे का ध्यान रखो, ठीक है। करेक्ट 8 बजे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो आपको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको लेट नहीं होना है, ठीक है ना। देखो अब आगे बात करते हैं, बैठ जाइए, आगे समझिए। देखो सेल या कोशिका, ठीक है, जो सेल होता है उसे इंग्लिश में कह रहे हैं, कोशिका हिंदी में कह रहे हैं। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो। बहुत इजी है, बिना बोझ की शिक्षा, हमें एनसीएफ कहता है। तो बिना बोझ की शिक्षा का मतलब यह है कि आपको एकदम आनंद की अनुभूति लेते हुए पढ़ना है, आपको बोझ नहीं लेना है कतई। आप लगातार कंटिन्यूअस बने रहिए और देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है सब्जेक्ट में, ठीक है। साइटो हो जाता है, तो हम इसी में हम कह सकते हैं कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब साइटो शब्द कहां से आया है? चूंकि बायोलॉजी में साइटो कहते हैं कोशिका को, इसलिए साइटो आया है। और लॉजी लग गया तो लॉजी का मतलब किसी के पीछे लॉजी लगा हुआ होता है तो मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना होता है। हम सभी लोग जानते हैं इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइटो लगा दिया, लॉजी लगा दिया, बन गया ना साइटोलॉजी। क्या बन गया? साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब आगे देखो, कंटिन्यू करते हैं इसी में। जो ये साइटोलॉजी है, इस साइटोलॉजी का जनक कौन है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी का जनक है वो है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक कौन है? ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक। यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक वही व्यक्ति है जिसने पहली बार कोशिका की खोज की है। यानी पहली बार मैं आपसे बोलूँ कि सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाला व्यक्ति का नाम कौन है? तो क्या है? रॉबर्ट हुक है। क्या है? रॉबर्ट हुक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक को हम क्या बोलते हैं? कोशिका का खोजकर्ता बोलते हैं। देखिए किस प्रकार की कोशिका की खोज की है इसने? निर्जीव कोशिका की खोज की है। किसकी खोज की है? निर्जीव कोशिका की खोज। तो निर्जीव कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो निर्जीव कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो रॉबर्ट हुक है। क्या है? रॉबर्ट हुक है, ध्यान रखना। क्या है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया है? निर्जीव कोशिका की खोज की है। कांच की कोशिका की खोज की है इसने। किसकी खोज की है? कांच की कोशिका की। अब हम लोग बात करते हैं, और साइटोलॉजी का जनक भी कौन है? साइटोलॉजी का जनक भी कौन है? रॉबर्ट हुक है। दोनों को ध्यान रखना। देखो साइटो शब्द आया ना, साइटो लाया कौन? साइटो लाया तो रॉबर्ट हुक ही ना। साइटो मतलब बोले तो सेल, सेल कौन लाया? रॉबर्ट हुक लाया। इसलिए साइटोलॉजी का जनक कौन हुआ? रॉबर्ट हुक हुआ। कौन हुआ? रॉबर्ट हुक हुआ। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। देखो इसी में अब आगे आता है कि हमने यह शब्द दिया है निर्जीव। हमने शब्द क्या दिया है? निर्जीव दिया है। हमने यह शब्द क्या दिया? निर्जीव दिया है। तो भाई सजीव की खोज किसने की है? सजीव कोशिका की खोज किसने की है? सजीव कोशिका की खोज किसने की है? तो अब आप बात करते हैं सजीव कोशिका। तो सजीव कोशिका की जो खोज की है वो की है एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने। किसने की है? ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक। देखो ये हुक है, ये हॉक है। तो सजीव कोशिका की खोज किसने की है? ल्यूवेनहॉक ने की है। किसने की है? ल्यूवेनहॉक ने की है। सजीव कोशिका की खोज किसने की है? ल्यूवेनहॉक ने की है। ल्यूवेनहॉक। कैसे पता पड़ेगा कि सजीव की और निर्जीव की खोज किसने की है? तो देखो
अब मैं आपको यहाँ कह सकता हूँ जो हुक है ना, हुक, हुक का मतलब आप जैसे हमारे घरों में हुक नहीं होती है, हुक, हुक सजीव होती है कि निर्जीव होती है? निर्जीव होती है ना। तो रॉबर्ट हुक याद हो जाएगा ना। हुक बोले तो क्या? निर्जीव। हुक बोले तो क्या? निर्जीव कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। सजीव कोशिका की खोज किसने किया? ल्यूवेन हॉक ने किया। किसने किया? ल्यूवेन हॉक ने किया। किसने किया? ल्यूवेन हॉक ने किया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आता है कि ल्यूवेन हॉक है, ल्यूवेन हॉक भी जीवाणु विज्ञान का जनक है। किसका? जीवाणु विज्ञान का जनक। तो हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन है? बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन है? ल्यूवेन हुक है। और साइटोलॉजी का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक है। देखो वो हुक है, ये हॉक है, वो हुक है, ये हॉक है। हुक बोले तो निर्जीव, तो रॉबर्ट हुक क्या? निर्जीव कोशिका की खोज, और हॉक है तो मतलब उसको हम एक को रिलेट कर लेंगे तो वो हो जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन है? बैक्टीरियोलॉजी का जनक, बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन है? तो बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन है? तो ल्यूवेन हॉक है। कौन है? ल्यूवेन हॉक है। जबकि हम लोग बात करें किसकी? हम लोग बात करें साइटोलॉजी की। तो साइटोलॉजी का जनक कौन है? तो साइटोलॉजी का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक है। कोई दिक्कत किसी को? कोई नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो अब नोट करते चलिए ना साथ साथ ही, ठीक है। किसकी? 1665, हाँ ठीक है, और 1774। लेकिन देखो ये हिस्ट्री का टॉपिक होते हैं, सन वगैरह अगर वो साइंस से पूछेगा तो कभी तुमसे सन नहीं पूछने वाला है, ध्यान रखना है। अगर तुमसे सन पूछे ना, सन, तो सन कभी नहीं पूछता है। तो इसलिए इसमें मतलब साइंस में सन को ज्यादा नहीं तवज्जो देते हैं। तवज्जो केवल ये देखते हैं आविष्कार किसने किसने किया है। तो क्वेश्चन जब भी आता है तो आविष्कार से आता है। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम सन के बारे में अच्छे से डिटेल में चर्चा करते हैं। फिर भी तो हम लिख सकते हो कि इसकी खोज इसने कब की थी? 1665 में। और इसकी खोज कब की है? 1774 में। कब की है? 1774 में। किसने? ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने। आगे बात करें भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। देखो आगे बात पढ़ते हैं। नोट कर लिया सभी लोगों ने? करिए। हो गया सभी का? YouTube का नाम ध्यान रखना, ठीक है। YouTube पे अपलोड करते हैं जल्दी से ही। मतलब YouTube का नाम मैंने बलदेव सर एटा के नाम से ही रखा है, ठीक है ना। बेटर रहेगा यार। ऐसा है देखो, एक दिली इच्छा है, एटा का जो नाम है वो क्या है? एक धूमिल छवि के रूप में बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जैसे मेरे पास ज्ञान है या आपके पास ज्ञान है, तो क्यों ना इसको यार एटा का एक पॉजिटिव वे में एक थोड़ा सा उद्घाटन किया जाए। तो उसी उद्देश्य से क्या किया जा रहा है? ये सारा मतलब तामझाम बनाया जा रहा है, ठीक है। सफलता तो मिलेगी ही, चाहे देखो मेहनत जो होती है ना, मेहनत सफलता दिलाती है ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और असफलता बता देती है कि तुमने कितनी मेहनत की है ना। सफलता जो होती है वो मेहनत से मिलती है, और असफलता बता देती है तुमने कितनी मेहनत की है। तो दोनों चीजें होती हैं। तो उसी उद्देश्य से क्या किया गया है? इसको थोड़ा सा प्रयास किया गया है, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक जाता है ये प्रयास, तो देखेंगे गुल्लू। देखो आगे हम लोग बात करते हैं इसी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, देखो यहाँ तक कंटिन्यू हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमने ओवरऑल देखा, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम कोशिका का, ठीक है। क्या किया है? इंट्रोडक्शन लिया है। अब कोशिका में आगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो पहला देखो, पहला क्वेश्चन देखो क्या बन सकता है। सबसे पहली बात आती है कि जो मतलब जैसे दुनिया में है ना, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका है ना, किसकी है? तो आप ये लिख लेना, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है ना, और दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। मैं आपको भी इसके चित्र भी दिखाएंगे जिससे आपको याद हो जाए, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है दुनिया में, वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। जबकि दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म की। किसकी होती है? माइकोप्लाज्म की। किसकी होती है? माइकोप्लाज्म की। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, और दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म की होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। चित्र दिखा देते देखो, इससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि माइकोप्लाज्म क्या है। देखो
अभी कोशिका के बारे में बताएंगे, उससे पहले आप चित्र देखिए इसी का। देखो मैंने आपसे बोला है कि देखो दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जो होती है ये माइकोप्लाज्म दिया हुआ है। क्या दिया है? माइकोप्लाज्म दिया हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है ना। माइकोप्लाज्म कौन सा है? देखो इस आकार का है, तो इसे सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का रहता है ये। तो दुनिया में है ना सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म की है, और दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की है। अब ये अंडे से मतलब नहीं रखना, ध्यान रखना, इस अंडे में जो लिवर है ना, ये जो है लिवर है, इस लिवर में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो उसमें से पाया जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका ये है। ये अंडा पूरी कोशिका नहीं है, ये तो बहुत लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, लेकिन इसमें से जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तब तो उसमें पाया जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका इसकी पाई जाती है। लेकिन पूरा अंडे को नहीं मानेंगे हम लोग, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हम क्या कह सकते हैं कि ये शुतुरमुर्ग का अंडा है, पूरे हमें हाथों में पकड़, यानी 2 हाथों में पकड़ में आता है, यानी 2 किलो का होता है कम से कम। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपको ध्यान रखना, इसमें जो लिवर होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसमें इसकी क्या होती है? कोशिका पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है इसमें। देखो अब आता है कि मानव में है ना सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो ध्यान रखना, ओवम की, महिला के ओवम की। किसकी होती है? महिला के ओवम की। इसको और नीचे ले लेते, देखो महिला के ओवम की, ध्यान रखना दोनों चीजें। आपने देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो मैं बोल रहा हूँ कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका है ना, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है किसकी? ओवम की। और क्या है ओवम? महिला का ओवम है, जिसे हम अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। महिला की अंडाणु की क्या है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। जबकि हम बात करें मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका तो पुरुष के स्पर्म की होती है। किसकी होती है? ये स्पर्म का चित्र है। किसका चित्र है? स्पर्म का। तो पुरुष के स्पर्म की मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है, पुरुष के स्पर्म की मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ओवम की, सबसे छोटी स्पर्म की। ठीक है, सबसे छोटी किसकी है? स्पर्म की है। अब आता है यहाँ पर क्वेश्चन, देखो मैं यहाँ बड़ी दिया है, लेकिन पूछे आपसे लंबी किसकी होती है? मानव में सबसे लंबी, तो मानव में सबसे लंबी कौन सी होती है? न्यूरॉन सेल होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन सेल होती है, जिसे हम तंत्रिका सेल कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। तो मानव में सबसे लंबी सेल का नाम क्या है? तो तंत्रिका कोशिका है। क्या है? तंत्रिका कोशिका है। लेकिन मानव में सबसे बड़ी क्या है? तो महिला का ओवम है। क्या है? महिला का ओवम है। और मानव में सबसे छोटी क्या है? तो क्या हो जाएगी इसमें? तो क्या हो जाएगा? स्पर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पर्म है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नोट करिए यहाँ कहीं पर भी साइड पे। सबसे लंबी तंत्रिका सेल यानी तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। कोई दिक्कत किसी को? आगे देखो, आगे बात करते हैं। हो गया नोट डाउन? एक बार पूरा रिकॉल करिए। ठीक है, साथ साथ बोलना है मेरे साथ ही, जैसे मैं जितना पढ़ाया ना उतना पूरा रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, सबसे वो तो विश्व की है। आप देखो ना मापा, विश्व में सबसे छोटी माइकोप्लाज्म है ना, दुनिया में सबसे छोटी माइकोप्लाज्म है। मानव में सबसे छोटी है स्पर्म की। स्पर्म बोले तो शुक्राणु। क्या? शुक्राणु की, शुक्राणु की यानी कि पुरुष के शुक्राणु की, पुरुष के शुक्राणु की क्या है? सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना? जितना पढ़ा दिया अब तक एक बार रिकॉल करो जल्दी से। ठीक है, देखो हमने बात की है, नोट डाउन बंद कीजिए। देखो सबसे पहले हमने बात किया किसकी? कि जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी विषय का जनक कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी शब्द का जनक कौन है? लैमार्क है। कौन है? लैमार्क है। ठीक है, लैमार्क और ट्रेवरेनिस है। ठीक है, बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। बोलो तेज सबसे, सभी लोग जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? पादप और जंतु होते हैं। पादप से क्या बना था? वनस्पति विज्ञान, जिसे हमने क्या नाम दिया था? बॉटनी दिया था। और हम जब उसकी बात करते हैं जंतु की, तो जंतु क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान या जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। तो बेना अभी हम बॉटनी तो नहीं पढ़ रहे हैं, खैर हम पढ़ रहे हैं
हम हालांकि दोनों का कॉमन टॉपिक है, ये दोनों में ये कहीं ना कहीं देखा है, मतलब पूछा जाता है, जो भी होता है इसके पार्ट वगैरह वो सेम होते हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत होता है, वो हम इसमें जाने को क्या क्या डिफरेंस होते हैं। देखो इसके बाद हम लोगों ने बात किया किसकी, कि जो कोशिका का इंट्रोडक्शन अगर हम लें, मतलब इसमें फर्स्ट टॉपिक है कोशिका के बारे में, ठीक है। तो कोशिका के जो बारे में हम देखा था, जो कोशिका होती है उसे सेल कहते थे, और मतलब हिंदी में कहते थे कोशिका, राइट। तो जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में क्या कहते हैं इसको, साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटो कहते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी का जनक कौन, कौन है, रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी का जनक कौन, रॉबर्ट हुक है ना। तो आपको ध्यान रखना साइटोलॉजी जनक कौन है, रॉबर्ट। क्योंकि साइटो लग गया, लॉजी लग गया, लॉजी हर शब्द मतलब कोई भी शब्द होगा तो लगभग लॉजी लगा होगा, अध्ययन की दृष्टि से लगा हुआ होता है ये शब्द, ठीक है। आपको समझना है कि टेक्निकल टर्म है ये। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो रॉबर्ट हुक था, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है, निर्जीव कोशिका की। किसकी खोज की है, निर्जीव कोशिका की। यानी रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है, निर्जीव कोशिका की। और सजीव कोशिका की खोज किसने की है, ल्यूवेन हॉक ने। किसने किया, ल्यूवेन हॉक ने। ये हुक है, वो हॉक है, ठीक है। तो सजीव कोशिका की खोज किसने की है, ल्यूवेन हॉक ने। किसने किया, ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अब जो ल्यूवेन हॉक है, ल्यूवेन हॉक को किसका जनक कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी का। यानी बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन है, तो ल्यूवेन हॉक है। कौन है, ल्यूवेन हॉक। बोलो सभी लोग, ठीक है। आप यहाँ बैठने नहीं आए हो, बोलने के लिए आए हो, ठीक है। क्या है, क्या ल्यूवेन हॉक है, क्या है, ल्यूवेन हॉक है, ध्यान रखना। इसके बाद आप बात करते हैं लोग इसी में कि जो आगे हम इसमें बढ़े थे तो हमने देखा था इंट्रोडक्शन की दृष्टि से ये बताइए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है, कोशिका का सिद्धांत सेलाइडिनो स्वान ने। किसने दिया है, सेलाइडिनो स्वान। इसको कहीं नोट कर लेना, कोशिका का सिद्धांत है ना। हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर सेल थ्योरी किसने दिया है ना। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, वही कोशिका का सिद्धांत है। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, वही कोशिका का सिद्धांत है। जैसे हम सेल थ्योरी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी का जनक कौन है, सेल थ्योरी का जनक कौन है, तो कोशिका विज्ञान, कोशिका सिद्धांत का जनक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कौन है, सेलाइडेन है। सेलाइडेन, सेलाइडेन व स्वान है, सेलाइडेन और स्वान। यानी सेलाइडेन और स्वान को हम क्या कहते हैं, सेलाइडेन और स्वान को हम कोशिका सिद्धांत का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत का जनक किसे कहते हैं, सेलाइडेन और स्वान को कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा सबसे पहले कि कोशिका का जो जनक है वो रॉबर्ट हुक है, जो कि निर्जीव कोशिका जनक है। जबकि हमने दूसरा बात की है किसकी, कि सजीव कोशिका जनक कौन है, तो सजीव कोशिका जनक कौन है, ल्यूवेन हॉक है। ल्यूवेन हॉक किसका जनक है, बैक्टीरियोलॉजी का जनक है। किसका जनक है, बैक्टीरियोलॉजी का जनक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। और कोशिका सिद्धांत का जनक कौन हो जाएगा, सेलाइडेनो स्वान हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सेलाइडेनो स्वान हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। विश्व में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्म की। किसकी होती है, माइकोप्लाज्म। सूक्ष्म जीव है, आगे पढ़ेंगे अच्छे से, सारी सूक्ष्म जीवों की दुनिया टॉपिक होता है, वहां पढ़ने वाले हैं अपन लोग। तो किसकी होती है, माइकोप्लाज्म की होती है। अब पूछेगा मानव में सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका तंत्र। मानव में लंबी पूछ रहा है, क्या है, लंबी। तो लंबी कौन सी है, तंत्रिका तंत्र। यानी कि जो न्यूरॉन सेल है उसकी क्या है, सबसे लंबी होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम की। किसकी, महिला के ओवम की। किसकी, फीमेल के ओवम की क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो दूसरा नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की, यानी कि मेल के स्पर्म की। किसकी, मेल के स्पर्म की सबसे छोटी कोशिका होती है, राइट। इतना हमने क्लियर कर लिया था। अब आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, क्वेश्चन अगर बन सके तो। जो कोशिका है ना, कोशिका का आकार कितना होता है, कोशिका का आकार। तो कोशिका का आकार होता है 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। कोशिका का आकार कितना होता है, तो 10⁻6 माइनस के है ना, क्या है, माइक्रोमीटर। क्या होता है, माइक्रोमीटर। कोई दिक्कत किसी को। आगे बढ़े, अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जो कोशिका होती है ना, जो कोशिका है ना, इसको देखो समझिए। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, पहले ऐसे एक मतलब ओवरव्यू ले लेते हैं कोशिका का, ठीक है। एक क्या, एक ओवरव्यू लेते हैं। जैसे मान लेते हैं जो कोशिका है ना, कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है। मान लेते हैं ये कोशिका है, ठीक है। अभी बताते हैं आपको, चित्र रूप में भी दिखा के बताते हैं। कोई कोशिका है ये, राइट। जैसे मान लो हमारा शरीर जो है वो क्या है, विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो
तो कोशिका का कुछ ना कुछ भारी आवरण होगा नहीं होगा, होगा, ये निश्चित है। तो भारी आवरण देखो, ये पहले मैंने एक ही लाइन खींची है, अगर ये एक लाइन खींची, अगर इसके ऊपर एक कवर बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, एक कवर बना दिया जाए, ध्यान रखना, इसी वे में आपको याद करना है इसको, ठीक है, इसी वे में आपको लर्न करना है इसको। तो मान लेते हैं ये कवर कर दिया है, ठीक है, ये कोशिका है, कोशिका का कोई आकार निश्चित नहीं होता, ध्यान रखना है, ये बना लिया सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की सरलता ही, राइट। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये बाहरी आवरण है इसका, इसे बोलते हैं हम सेल बाल, क्या बोलते हैं, सेल बाल कहते हैं। इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति, क्या नाम दिया है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है, क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति में कहते हैं वो बाहरी परत, क्या है, बाहरी परत, ठीक है। जबकि हम बात करते हैं इसके अंदर मैंने एक और लाइन ड्रॉ की है ना, एक लाइन ड्रॉ की है, तो इसके अंदर जो ये वाली लाइन ड्रॉ की है इसे बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। कोई दिक्कत किसी को, सेल मेम्ब्रेन है। अब देखो जो ये बाहरी आवरण है उसका नाम है क्या, सेल बाल, और जो इसके बाहर मतलब जो ये वाला है ना, इसके अंदर वाला जो आवरण है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मतलब आंतरिक भाग है ना, कोशिका का थोड़ा सा, यानी इसके अंदर वाला जो भाग होता है ना, आंतरिक परत कह दो, क्या है, आंतरिक परत, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, क्या कहते हैं इसको हम, कोशिका झिल्ली नाम देते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक, क्या नाम देते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब देखो यहाँ समझो चीजों को, पहले हमने बोला कि पहला सर्कल दे दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम में है ना, मानव कोशिका में क्या पाया जाता है, मानव कोशिका में क्या पाया जाता है, मानव कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो मानव कोशिका में क्या पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, केवल और केवल क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। जबकि हम बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, केवल पादप में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, पादप में। इसको देखो तुम ऐसे समझो, कोशिका भित्ति क्या है और कोशिका झिल्ली क्या है ना। कोशिका भित्ति बोले तो जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ों की छाल होती है ना, उस छाल का नाम आप कह सकते हो क्या है, कोशिका भित्ति है, क्या है, कोशिका भित्ति है। लेकिन जैसे उस छाल को हम क्या करते हैं, उसे हम मतलब उससे उबोड़ते हैं, तो उबोड़ने के बाद में जो उसके अंदर जो सफेद सफेद दिखाई देता है हमें, जो भी पहला पादप होता है, तो उसके अंदर जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ पादपों में दोनों परतें पाई जाती हैं, पादपों में दोनों परतें, यानी सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है और सेल बाल भी पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, यानी दोनों चीजें, है ना। तो मैं कहता हूँ पादपों में क्या क्या पाया जाता है, तो पादप में देखो यहाँ पर ही पादप में ये पाई जाएगी, है ना, पादप में यहाँ पर ये भी पाई जाएगी और यहाँ पर ही पाई जाएगी। लेकिन जंतु में नहीं पाई जाती है, क्या है, जंतु में क्या नहीं पाया जाता है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, क्या नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसे नोट करो, साथ ही साथ नोट किया करो, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं। हो गया सभी का रूट। देखो आगे बात करते हैं, हटा दे, देखो चलो बताओ, ये वाला जो परत है इसका नाम क्या है, इस परत का नाम क्या है, क्या है, कोशिका झिल्ली है, क्या है, कोशिका झिल्ली है, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब इसके ऊपर एक कवर चढ़ा है, इसका नाम क्या है, क्या नाम है, कोशिका भित्ति, क्या है, कोशिका भित्ति, यानी सेल बाल है। ये बताओ सेल बाल जो होती है ना, सेल बाल जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेल बाल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ध्यान रखना लिखना इसमें, क्या सेल बाल का निर्माण किससे होता है, सेल्यूलोज से होता है, किससे होता है, सेल्यूलोज से होता है। अब यहीं पर आता है दूसरा कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। यानी कि सेल्यूलोज से क्या बना होता है, सेल बाल बना होता है, और प्रोटीन से क्या बना होता है, सेल मेम्ब्रेन बना होता है। तो देखो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो पादप होते हैं, पादप चूंकि अपना काम मतलब कपड़े जो होते हैं वो नहीं बना सकते अपना, यानी ईश्वर ने क्या किया, पादपों को एक एक्स्ट्रा
कवर दिया हुआ है और उस कवर का नाम क्या है, सेल वॉल है। क्या नाम है, सेल वॉल है। जबकि हम यहाँ बात करें कि मानव के पास में केवल क्या दिया ईश्वर ने, सेल मेम्ब्रेन दिया। क्या दिया, सेल मेम्ब्रेन। चूंकि मानव जो है अपना मतलब देखभाल खुद कर सकता है, इसलिए मानव ने क्या किया है, इस सेलुलोज से अपने कपड़े बनाए हैं। क्या बनाए हैं, कपड़े बनाए हैं। तो मैं आपसे बोलूं कि सेलुलोज से किसका निर्माण होता है, कपड़ों का निर्माण होता है। तो मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि हम जो कपड़े पहने हुए हैं वो क्या है, हमारे सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल है। यानी कोशिका भित्ति का काम करते हैं। क्या, पादप या जंतु में किसका काम करते हैं, जंतु में या मानव में जो कपड़े होते हैं वो किसका काम करते हैं, सेल वॉल का काम करते हैं। सेलुलोज से और क्या बना होता है, तो सेलुलोज से नोट जो होता है, नोट करेंसी जो होती है वो सब इसी से बना होता है। जैसे कागज होता है, कागज, तो कागज का निर्माण भी किससे होता है, सेलुलोज से होता है। ये तीनों बिंदु लिख लेना आप लोग कि सेलुलोज से किसका निर्माण होता है। तो सेलुलोज से किसका निर्माण होता है, तो कपड़े का होता है, नोट का होता है और कागज का होता है। किसका होता है, कपड़े का, नोट का और कागज का। ठीक है ना। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। यानी पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। ठीक है, पादप में भी जंतु में भी। लेकिन ये क्या है, ये केवल पादप में पाई जाती है। ये क्या, केवल पादप में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इतना स्पष्ट हो गया, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें आता है कोशिका का क्या अंग आते हैं, पार्ट ऑफ सेल। तो आप हेड डालिए कोशिका के अंग, कोशिका के अंग, कोशिका के अंग। हालांकि कोशिका के अंग में ही ये भी आता है, लेकिन के भारी परत के रूप में हमने पढ़ लिया है। हम ये कह सकते हैं सुरक्षा कवच पढ़ लिया है कि कोशिका का जो सुरक्षा कवच है वो क्या है। तो हम कैसे कोशिका सुरक्षा कवच क्या है, तो वो क्या है, कोशिका भित्ति है और कोशिका झिल्ली है। अब हम इसमें अंदर घुसते हैं तो इसमें क्या होता है, अंग मिलेंगे इसके, क्योंकि हमने इसको नाम दिया है, क्या नाम दिया हुआ है, इकाई है। क्या है, इकाई है। तो कोशिका के अंग में हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एक लिक्विड भरा हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है। यानी कोशिका के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है। क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है। और उस लिक्विड का नाम क्या, तो पहला अंग हमें इसी से स्टार्ट करते हैं कि कोशिका का बाहरी परत हमने देखा था कि सेल वॉल हो गया है, और कोशिका का उसके अंदर वाला परत क्या नाम हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो उसके अंदर जब हम कोशिका में घुसते हैं तो उसमें क्या होता है कि लिक्विड भरा हुआ होता है, कि द्रव भरा हुआ होता है। ठीक है, और उस द्रव का नाम होता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, इस द्रव का नाम प्रोटोप्लाज्म। इसे हिंदी में कहते हैं जीव द्रव। क्या कहते हैं, जीव द्रव। हिंदी में क्या कहते हैं, जीव द्रव। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव क्या कहलाता है। तो कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव क्या कहलाता है, जीव द्रव कहलाता है। लिख लो इस बात को कि कोशिका के अंदर भरा द्रव, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर भरा द्रव है ना, द्रव को क्या कहते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की है, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की है। देखो पो आ रहा, प्रोटो, पो से पुरकिंजे, किसने की है, पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की है, पुरकिंजे ने की है। तो प्रोटोप्लाज्म, प दोनों में आ रहा है, कॉमन है। तो पुरकिंजे ने किसकी खोज की है, प्रोटोप्लाज्म की खोज की है। जीव द्रव की खोज किसने की है, पुरकिंजे ने की है। किसने की है, पुरकिंजे ने की है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोटोप्लाज्म करता क्या है, प्रोटोप्लाज्म करता क्या है। तो देखो यहाँ पर एक चीज देखो, इसमें और भी अंग होते हैं कोशिका में। क्या होता है, कोशिका में और भी अंग होते हैं। तो हम इसमें देखते हैं जो जीव द्रव होता है, इस जीव द्रव को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। जो एक्चुअल में जो कोशिका में भरा हुआ द्रव होता है उसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। क्योंकि हमने कोशिका को साइटो नाम दिया है ना, कोशिका को क्या नाम दिया है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म भरा होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि कोशिका में जो भरा हुआ द्रव है उसका नाम, हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्म ही है, लेकिन पर्टिकुलर अगर देखें तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म नाम आता है। क्योंकि कोशिका का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो कोशिका के अंदर भरा द्रव का नाम क्या एक्चुअल में क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। लेकिन प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो दो लिक्विडों से मिलकर बना होता है। एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, केंद्रिका द्रव। क्या होता है, केंद्रिका द्रव। इसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव। इसका नाम क्या है, कोशिका द्रव। यानी कोशिका द्रव होता है, एक होता है केंद्रिका द्रव। क्या होता है, केंद्रिका द्रव। जो केंद्रिका द्रव होता है वो किस में होता है, वो न्यूक्लियस में होता है, यानी केंद्रक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, केंद्रक में। तो दो द्रव आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो समझने वाली, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जीव द्रव में अगर 1% जल की कमी होना, कितना, 1% जल की कमी होना, मतलब तुम्हें प्यास का आभास कराता है। मैं आपसे बोलूं कि तुम्हें अगर प्यास लगती है तो प्यास लगने का जो रीजन है वो क्या है, तो वो रीजन है कि इसी में ही, किसमें, प्रोटोप्लाज्म में जल भरा हुआ होता है। और इस जल में अगर 1% जल की कमी होगी तो उसे हम क्या नाम देते हैं,
उसे हम कह देते हैं कि आपको प्यास लगेगी। क्या लगेगी? प्यास लगेगी। लेकिन अगर इसी में बोलो 10% जल की कमी हो जाए, क्या हो जाए? 10% जल की कमी हो जाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। तो 10% जल की कमी होने का मतलब यह है कि मृत्यु हो जाएगी। और 1% जल की कमी होने का मतलब यह है कि आपको घनघोर प्यास लगेगी, एकदम क्या लगेगी? एकदम बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। तो बहुत ज्यादा प्यास लगने का रीजन क्या है? कि जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म में जल की कमी हो रही है। इसलिए जैसे तुम पानी पियोगे तो इसमें क्या हो जाता है? पूर्ति हो जाती है। और पूर्ति हो जाती है तो क्या हो जाता है? फिर आप एकदम क्या नॉर्मली काम करने लगते हो। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो केवल इतना ध्यान रखो इसमें प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की है? तो पुरकिंजे ने की है। किसने की है? पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो साइटोप्लाज्म से और एक न्यूक्लियोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म जो मतलब कोशिका का द्रव है और न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक का द्रव है। किसका द्रव है? केंद्रक का द्रव है, जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम, उसी में डीएनए और जीन वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको आगे पढ़ेंगे जो आ रहा है। तो अभी केवल इसको ध्यान रखना इस दृष्टि से कि ये द्रव जो है वो क्या है? कहाँ भरा हुआ है? ये द्रव कोशिका के अंदर भरा हुआ है। तो हमने क्या देखा? कोशिका का बाहरी आवरण देखा, क्या था? सेल बाल था। कोशिका के अंदर वाला एक और आवरण देखा, उसका नाम क्या? सेल मेम्ब्रेन था। क्या था? सेल मेम्ब्रेन था। लेकिन अब और अंदर गए तो क्या मिला है? द्रव मिला है। क्या मिला? द्रव मिला। अब इस द्रव में बहुत सारे अंग पाए जाएंगे। इस द्रव में अब क्या होंगे? बहुत सारे अंग पाए जाएंगे। तो उन अंगों को पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? अंगों को। मतलब इस द्रव में क्या अलग अलग बहुत सारे अंग हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, वैक्यूल्स है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है ना, बहुत सारे ऐसे, और क्या लाइसोसोम है, मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब क्या है? अंग हैं। तो ये सब किसमें? ये इसी द्रव में तैर रहे हैं सभी। क्या है? इसी द्रव में। और इनका अपना क्या है? काम है। क्या है? अपना ये वर्क करते हैं। कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। ये सारी चीजें क्या है? इसमें मिलती हैं हम लोगों को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इसमें। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे इसको एक बार रिकॉल करेंगे कल, फिर उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए।